हाय दोस्तों, मैं परवीन भारती। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की विज्ञान। आगे का डार्विन के अवलोकन। बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार है, जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने व खाए जाने की अद्भुत खास श्रृंखला नजर आई। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीज भी दिखाई दिए। उनके मन में आता रहा, हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो। जो बच सकता वही बच रहा है। शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच गया। उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसे चट्टानें मिली जिनमें समुद्र जीव के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। रेतीली समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चलता है कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। क्या आप जानते हैं 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया, क्योंकि तब तक यह मान्यता थी कि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गए हैं। इसे सिल्केंथ नाम दिया गया। इसमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की। उस समय यह माना गया कि इसका विकास रुक गया है, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम जान गए हैं कि इनमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक इस देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू हैं जो ज्वालामुखी लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी, आर्माडिल्लो आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। बीगल का सफ़र आगे बढ़ा तब उन्हें और कई प्रकार की भू आकृतियाँ, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। उन्हें मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफ़र के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों व प्रमाणों को जुटाया। उन सूक्ष्म अवलोकन किया तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की। विविधता, तथ्य और प्रमाण। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ के वर्मी यानी आर्माडिल्लो का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफ़ी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में छोटे थे। उनके मन में यह बात आई कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया है। जीवाश्मों के अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं? डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृपों, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिंच हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते जुलते हैं। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे। खासकर इनकी चोंच और पंख के रंग में बहुत अंतर नजर आया। ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था। कुछ बीज खाते तो कुछ फल, कोई कीड़े खाते तो कोई फूलों का रस चूसते। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं नर्म फल वाले पौधे भी थे जिनकी विविधता चोंच में थी।
उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधताएं थी। डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे। इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजाति में भी विविधताएं थी। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण था और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। सजातीय लक्षण क्या है, आइए इसका अवलोकन एवं क्रियाकलाप से करें। पहले पौधों में फिर जंतुओं में। सजातीय लक्षणों का अवलोकन। आपने कई प्रकार के तने देखे। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो संख्या 8A में इनके बारे में अपने साथियों के साथ चर्चा करके अलग अलग प्रकार के तने वाले पौधों का आकार लिखिए। दिए गए चित्रों से स्पष्ट है कि परतांत यानी कद्दू, झुमकलता, कांटे, नींबू तथा कंद, आलू, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, पर इनके कार्य अलग अलग हैं। इस प्रकार हम पौधों की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण देख सकते हैं। आपने चित्र संख्या 8B में पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग एवं मनुष्य व छछूंदर के अग्रपादों को देखा है। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डियां ह्यूमरस है एवं उनके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस और अल्ना है, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी, यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या इन सभी के कार्य एक हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहाँ पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वहीं तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना है। इस प्रकार के लक्षणों को संवृत्ति लक्षण कहते हैं, कहा जाता है, जो यह दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। अर्थात सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग है, और संवृत्ति लक्षणों में उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे हैं। चयन और विकास। बीगल का सफर खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। उनके दिमाग में उन दिनों चल रही कृत्रिम चयन यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजातियां तैयार किए जाने की बात थी। उनके मन में यह आया कि अगर मनुष्य कई नई प्रजाति तैयार कर सकता तो क्या प्रकृति में दिखने वाले विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है? मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए पृष्ठ क्रमांक 351 में इस अध्याय संबंधी परियोजना तैयार कार्य जरूर करें। क्या आप जानते हैं यह कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज धान, गेहूं इत्यादि की हजारों किस्में पाई जाती हैं। सब्जियों में भी कई किस्में और प्रजातियां मनुष्य द्वारा चयन का नतीजा है। सरसों की प्रजाति मनुष्य द्वारा सब्जियों के खाए जाने वाले भाग, नवल गोल तना, मूल जड़, ब्रोकली पुष्प कलिका एवं तना, सरसों पार्श्व कलिका, पत्ता गोभी पर्णकलिका कलिका, फूल गोभी पुष्प कलिका। डार्विन के बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसे खोज यात्रा में निकले थे। यह अल्फ्रेड रसेल विसेल थे। मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे। सुझाया कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न है।